न 10 तारीख है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कंप्यूटर का जनरेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के हम भविष्य को पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर हमको भविष्य में लेकर जाएगा। ठीक है। आज के डेट में अगर हमको कोई चीज़ ज़्यादा एडवांस में समझनी होती है तो कैसे समझते हैं? बाय पिक्चर, बाय वीडियो। ठीक है। ठीक है, एक वीडियो से याद आया, एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, कोई मिल गया। कोई मिल गया था, तो जो मिल गया था ना वो भविष्य मिला था, फ्यूचर। फ्यूचर का प्रेडिक्शंस किया गया था कि भाई ऐसा क्या हो सकता है। ठीक। तो कोई मिल गया में जो भविष्य दिखाई गई ना, किसके माध्यम से दिखाएगी? थ्रू अ मशीन। किसके माध्यम से? मशीन के माध्यम से। जो मशीन ने भविष्य दिखाया था वो कैसे दिखाया था? प्रेडिक्शन किया था कि क्या ये चीजें हो सकती है वो चीज सही भी हो, गलत भी हो। हाइपोथेटिकल पार्ट्स है वो। ठीक है। वो कल्पना के स्टेज पे ले जा करके रखता है आप, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, समझिए ये जनरेशन, यहाँ से हमारी जो जनरेशन है ना, ये किसी बुक के सिलेबस में नहीं है और ना ही ये अथराइज है, लेकिन ये प्रेडिक्शन बेस्ड जनरेशन है कि भविष्य में ये सब चीज़ें होंगी। तो आज से जो हम जनरेशन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 7 जनरेशन, तो यहाँ से हमारी कंप्यूटर प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग मूव करेगी कि क्या क्या कल्पना के तौर पे कंप्यूटर कहाँ तक जा सकता है। एक इंसान का भी ह्यूमन ब्रेन जो है एक लिमिट तक सोचता है, सेम एज मशीन भी किसी लिमिट तक सोचता है, या इंसान इनफाइनाइट तक सोच सकता है, सेम एज मशीन भी इनफाइनाइट तक सोच सकता है। अब इन्हीं सब तार्किक सवालों के बीच में हम चलेंगे अपने डाउट को, डप्ट को सॉल्व करने के लिए 7 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थिव अचीवर्स पे। आप 7 जनरेशन कंप्यूटर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप भविष्य देखना चाहेंगे, भविष्य जानना चाहेंगे, तो प्रेडिक्शन जरूर करेंगे, कल्पना जरूर करेंगे और धारणाएं माइंड में खुद डेवलप करेंगे जो कि रियल नहीं होती हैं, है ना। तो लेट अस सी द 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो आप लोगों ने बहुत सारे डेटा पहले से रीड कर लिया है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, ये सभी जनरेशन हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया। आज हमारी जो जनरेशन का टाइम है वो है 7 जनरेशन। कौन सा? 7 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके। तो हम चलते हैं 7 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखने। ठीक है। 7 generations of computer is a hypothetical future concept। 7 जनरेशन कंप्यूटर जो है, 7th जनरेशन, ये कंप्यूटर बता रहा है कि दिस इज द हाइपोथेटिकल फ्यूचर कंसेप्ट। अभी तक इसे आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इस कंप्यूटर को हम किसी बुक में अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग या किसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको अभी स्टडी करने वाले नहीं है। दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ द हाइपोथेटिकल डेटा, है ना। लेकिन एडवांस रिसर्च को देखा जाए, एडवांस रिसर्च फ्यूचर ट्रेंड के आधार पर इसे समझाया जाता है। जैसे हम फ्यूचर में जो गेस करते हैं ना, ये चीजें हो सकती है, शायद वो ना हो, शायद वो हो,
मतलब दिस इज द बुलियन पार्ट। बुलियन समझ में आता है ना? हो भी सकता है यस और नो, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों जो डेटा हमारे माइंड में क्रिएट होती है, उसी से हमारा फ्यूचर का ट्रेंड जनरेट होता है। ठीक है ना? यह टॉपिक अक्सर थ्योरेटिकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में पूछा जाता है। अगर आपसे माइंड में कभी एक डाउट हो जाए, कोई आपसे पूछ ले कि भाई हम आज के डेट में एआई पढ़ते हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर का फ्यूचर कैसा हो सकता है? तो हाँ, आप बताएंगे कि भाई एक थ्योरेटिकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रूप में एक ऐसा सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है जो फ्यूचर के ट्रेंड को डिसाइड कर सकता है, फ्यूचर की ब्रॉडकास्ट कर सकता है, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो हम चलते हैं 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझने। क्या कह रहा है? द 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक स्टेज ऑफ कंप्यूटिंग वेयर मशीन्स में सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की जो 7वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है ना, वो भविष्य की अवस्था को बता सकती है। भविष्य की अवस्था कि हम किस अवस्था में कैसे हैं, है ना? भविष्य की अवस्था को बता सकता है, जहां मशीनें मानव बुद्धिमत्ता से भी आगे जा सकती हैं। मतलब जो ह्यूमन का ब्रेन होता है और जो मशीन का परफॉर्मेंस होता है, मशीन वर्सेस ह्यूमन हो जाएगा। क्या होगा भाई? मशीन वर्सेस ह्यूमन। इंसान और मशीन एक दोनों एक ही पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाने वाले हैं। और ये कब हो जाएगा? जब हम 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौर में पहुंच जाएंगे। आखिर में 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या? हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ लिया, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया। फिर ये मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग वह लर्निंग है जहां पे उस मशीन को किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। मशीन अब किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला नहीं है। मशीन फिर कैसे काम करेगा? मशीन काम करेगा डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे इंसान अपने गलतियों से सीखता है ना, वहां मशीन अपने डेटा से सीखेगा, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से सीखेगा। ठीक है? तो ये बता रहा है 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे भविष्य को जो प्रोडिक्ट करेगा, भविष्य की अवधारणाएं को सेट करेगा, वो हमारे 7th जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि अभी भाई आप ध्यान से समझेंगे कि आधिकारिक रूप से अभी से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर ये भी होने वाला है। अरे बात समझ में? ठीक, नो प्रॉब्लम। देखिए ये क्या कह रहा है, मशीन लर्निंग 7th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक यहाँ डिस्प्ले डिस्प्ले किया गया है, एक स्क्रीन को डिस्प्ले किया गया है, उस स्क्रीन के पास एक इनपुट दिया गया है, मींस व्हाट, कीबोर्ड। ठीक है, फिर उनके पास एक प्रिंटर दिया गया है या स्कैनर डेटा, और इनके पास एक मशीन लर्निंग ब्रेन दे दिया गया है, मशीन लर्निंग जैसा ब्रेन। और वो मशीन क्या करेगा? ये डेटा को देखेगा कि डेटा क्या है, खुद ही से एक्सेस करेगा, खुद ही से सेंस करेगा, जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है, देख करके कोई चीज को समझ लेता है, सेंस कर लेता है, सेम एज मशीन भी करने वाला है। क्या इंसान किसी से बात करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है? नेवर, नॉट एट ऑल। सेम एज मशीन को भी दूसरे से टास्क को, डेटा को लेने के लिए, देने के लिए किसी भी लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। ठीक है?
तो ये पिक्चर एकदम डायरेक्टली शो कर रहा है कि एक ब्रेन होगा और वो ब्रेन क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। और डेटा क्या होगा, वो डेटा हमारा बाय नेचर हो या रिकॉर्ड डेटा हो। अब हम बात करेंगे जब मशीन लर्निंग की, तो तीन चीजें निकल के आती है पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग। वन इज द सुपरवाइज्ड, सेकेंड वन इज द अनसुपरवाइज्ड, थर्ड वन इज द रेनफोर्समेंट। ठीक, अब ये तीनों क्या होती हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, पहले इस डेटा को समझने से पहले हम इन तीनों टॉपिक को समझ लें। पहले जो अभी आपको बताया गया है, मशीन के सामान्य तौर पे थ्री पार्ट्स होते हैं। वन इज द सुपरवाइज्ड, सेकेंड वन इज द अनसुपरवाइज्ड एंड थर्ड वन इज द रेनफोर्समेंट। अब देखिए, ये जो सुपरवाइज है ना, इनके पास गाइडर रहता है। कौन रहता है भाई, गाइडर। अनसुपरवाइज के पास नो गाइडर और इनके पास इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, देखिए मशीन लर्निंग कैसे लर्न करता है, हाउ टू लर्न। ठीक है, तो मशीन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइज डेटा के अकॉर्डिंग लर्न करता है। मशीन को कोई आए, डेटा दे और मशीन को बताए कि यू हैव टू डू, आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। मशीन दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क को करेगा और जैसे वन टाइम वर्क कर लेगा, अब उसके लिए ये वर्क क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड डेटा। सेकेंड टाइम वो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है अगर उस मशीन को पावर मिल जाए तो। ठीक है, सेम वन अनसुपरवाइज लर्निंग, यहां पे किसी भी तरह के कोई गाइडर नहीं दिया गया रहता है, नो एनी गाइडर। ओके, अब मशीन को यहां पे आप काम करवाओगे तो काम कर भी सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट यहां पे कोई गाइडर नहीं होता है। यहां पे मशीन को खुद ही टास्क करना पड़ता है। ठीक है, जो हम एक शब्द लेकर के आते हैं, हम बोल देते हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक इज नथिंग, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, कमांड तो पहले से दिया ही गया रहता है। ठीक, बट जो मशीन लर्निंग इन फ्यूचर जाने वाला है, ये टोटली ऑटोमेटिक होने वाला है। एंड नेक्स्ट वन इज द रेनफोर्समेंट लर्निंग, जैसे कि इन्वायरमेंट, हम जैसे अपने गलतियों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, सेम है मशीन भी अपने गलतियों से, अनुभव से, मींस डेटा के फेल्योर और डेटा के सक्सेस होने से सीखेगा। हमें जब चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो हमारे लिए पता चलता है कि ये हमें नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो हम उन सब अनुभव से सीख लेते हैं। सेम एज मशीन भी सीखेगा, कैसे, डेटा के फेल्योर एंड डेटा के सक्सेस होने से, कि डेटा हमने ये टास्क किया और ये फेल्योर हो गया, मतलब अब ये टास्क दोबारा नहीं करना, नहीं तो फिर फेल्योर हो जाएंगे। और अगर वो सक्सेस कर देता है तो मशीन को पता चलता है कि हाँ, ये टास्क हमने किया, सक्सेस हो गया, मतलब इस वर्क को हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। या मशीन लर्निंग का क्या है, एक मुख्य भाग है। मशीन भी अब डेटा से सीखेगा, सेम एज द ह्यूमन, जैसे इंसान सीख रहा है वैसे भी मशीन सीखेगा। अब खतरे की बात यही है, चुनौती यही है कि मशीन और इंसान की लड़ाई होने वाली है। लेकिन लड़ाई ना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, टेक्निकल स्किल। तो देखिए, अगर हम कोर कंसेप्ट समझे, मूल अवधारणा कि मशीन और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एक आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जैसे एनवायरमेंट में जो चीजें घटित होती है उससे भी क्या होता है, हमें अनुभव मिलता है।
और उससे भी इंसान सीखता है। सेम एज मशीन में भी बहुत सारे ऐसे टास्क हो जाएंगे जो मशीन नहीं करना चाहता, बट इट कैन डू, हो जाएगा खुद से अपने आप। ठीक है, कोर कंसेप्ट समझेंगे। मूल अवधारणा सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब मशीन लर्निंग की बात आ जाएगी उस समय कंप्यूटर के पास केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई डेटा नहीं रहेगा। आज के डेट में केवल एआई आया है और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। प्रॉब्लम होने का मेन रीजन यह है कि भाई एआई को पब्लिक नहीं करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, नहीं करना चाहिए। एआई को किसी अथॉरिटी बेस्ड विभाग को ही देना चाहिए, रिसर्चर को देना चाहिए, इंजीनियर्स को देना चाहिए, साइंटिस्ट को देना चाहिए, बड़े पैमाने के लोगों को देना चाहिए। पब्लिकली नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं इसके। ठीक है, तो अब ये सब चीजें एआई के साथ हो रहा है। वहां क्या होगा जब एआई सुपर हो जाएगा, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा मशीन, उस समय क्या होगा, कॉन्शियस मशीन, सेल्फ अवेयर सिस्टम। वहां मशीन को खुद के पास खुद की दिमाग आ जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें लर्निंग सिस्टम से नहीं याद होता है, उनको नहीं सिखाया जाता, उनको नहीं पढ़ाया जाता, बट वो सारी चीजें बाय नेचर उनको गिफ्ट मिला रहता है, उनके माइंड में वो चीजें पड़ी होती है। ठीक, तो मशीन के पास भी ऐसा एक सिस्टम आ जाएगा जो मशीन के पास पहले से वो डेटा रिकॉर्ड रहेगा। मशीन में किसी ने एंट्री नहीं किया है, किसी ने सेव नहीं किया है, बट वो मशीन क्या किया रहेगा, सेल्फ अवेयर रहेगा। जैसे इंसान होता है ना सेल्फ अवेयर, स्वयं जागरूक, मशीन भी स्वयं जागरूक होगा, सेम एज ह्यूमन। फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी, एआई एंड क्वांटम सिस्टम। जैसे एक कोई भी पार्ट को तोड़ते हो, फ्यूजन करते हो, तो उनसे भी बहुत सारे चीजें निकलती हैं, समझ में आता है। तो वैसे ही जब हम फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी करेंगे, तो जब एआई उसको कवर करेगा तो वहां क्या दिक्कत होगी, क्वांटम सिस्टम होगा तो वहां क्या दिक्कत होगी। डायरेक्ट ये समझिए कि मशीन वर्सेस ह्यूमन होने वाला है। ठीक है, मशीन सुपर एआई के साथ काम करेगा, स्वयं चेतना जागृत करने वाला बन जाएगा, जैविक हो जाएगा। एआई क्वांटम प्रणालियों का संयोजन करने के काबिल बन जाएगा। ठीक है, मेन टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड, संभावित प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी हो सकती है। अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के दौर में, तो मशीन लर्निंग के दौर में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जिसके थ्रू मशीन के पास खुद का एक ह्यूमन लाइक दैट ब्रेन हो जाएगा। मशीन खुद से डिसीजन ले लेगा, किसी इंसान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इंसान को खात्मा का समय वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, क्या जाएगा, एजीआई। जो नॉर्मल हम अपने लाइफ में जनरल वर्क करते हैं ना, कंप्यूटर भी अपने लाइफ में जनरल वर्क करेगा। उसको भी सुबह उठना, जगना, अपने आप को चार्ज करना, ऑपरेट करना, मीटअप करना, सारे टास्क सेम एज ह्यूमन जो जो करता है ना आज के 24 आवर में, सेम मशीन वो सारे टास्क करेगा। फिर क्या होगा, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब वो जनरल से सारे टास्क कर लेगा तो फिर सुपर होगा, वो डिसीजन भी लेने लगेगा। ठीक, एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग। और जब जनरल से आर्टिफिशियल होगा तो क्वांटम में चले जाएंगे भाई, कि बहुत तरह के बड़े बड़े डेटा को भी वो कंप्यूट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह के डिसीजन किसी से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दे आर द सेल्फ अवेयर। मशीन इतना खुद से जागरूक हो जाएगा कि किसी भी तरह का डिसीजन लेने में मशीन को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है ना, बायो न्यूरल चिप्स। अभी हम याद करते हैं ना, बहुत सारे चीजों को लर्न करते हैं और भूल जाते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, हर कोई भूलने की बीमारी से क्या है, ग्रसित है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे डेटा हमारे रैम रोम में आती हैं और फीड होने के बाद वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिक इरेज होने लगती हैं। ड्यू टू दिस वो डेटा हमारे माइंड से इरेज हो जाता है।
हट जाता है। लेकिन इन फ्यूचर जब हमारे पास एजीआई, एसएआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चीजें होंगी इन फ्यूचर, ठीक, तो उस समय हमारे माइंड में बायो न्यूरल चिप्स डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा भाई? बायो न्यूरल चिप्स। आपके दिमाग का ऑपरेशन कर दिया जाएगा पोस्टमार्टम। और जैसे दिमाग का ऑपरेशन होगा ना, उसमें एक चिप डाली जाएगी, सिलिकॉन चिप हो, एनी टाइप ऑफ चिप हो। उसमें क्या किया जाएगा? आपके माइंड के पूरी जिंदगी आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या याद कर सकते हो, ओवरऑल प्रेडिक्शन थ्रू अ मशीन, मशीन से वो चीजें क्रिएट करके आपके दिमाग में अपलोड कर दी जाएंगी। आपको किसी भी चीज को ना याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी से दोबारा कहने की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक आप ह्यूमन होने के साथ साथ मशीन जैसा काम करेंगे। तब मशीन के साथ साथ आप मीटअप कर पाए, सेम एक पैदान पे आके खड़े हो जाएं, जीत ना पाए लेकिन बराबर हो पाए। ये सब चीजें देखने के लिए आपको मैं एक दो मूवी दे रहा हूं। जैसे एक मूवी का नाम है टर्मिनेटर सीरीज, टर्मिनेटर सीरीज। दूसरी मूवी का नाम है लव स्टोरी 2050, 2050। ठीक है। अब इन दोनों मूवी को आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मशीन इतनी आगे कैसे सो सकती है। हम कल का नहीं जानते हैं, कल हो ना हो, लेकिन मशीन बता रहा है कि हम 2050 के भी आगे की कल्पना कर सकते हैं। और अगर हिस्ट्री में आप उसको नोट करें, अगर कहीं आप रजिस्टर लेकर के रिकॉर्ड बनाएं, मेंशन करें, तो वो चीज जब आप उस एज में पहुंचोगे तो देखेंगे लाइन बाय लाइन हर एक चीज इवेंचुअली हो रहा है। किसके वजह से? थ्रू अ मशीन प्रेडिक्शंस। मशीन ने उसको प्रेडिक्ट किया है कि हाँ ये चीजें हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, एक आपको फीवर होता है ना, हमें भी फीवर होता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को दूसरे इंसान का हाथ दो, नब्ज दो पकड़ के बता देगा फीवर है, बट ये नहीं बता सकता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, नहीं बता पाएगा। लेकिन वही थर्मामीटर लग जाता है तो पता चलता है 99 है कि 98 है कि 97 है। मीन्स व्हाट? मशीन एकदम एक्यूरेट डेटा को प्रेडिक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन, माइंड अपलोडिंग डिजिटल कॉन्शसनेस। जैसे आज हम बच्चों को पढ़ना पड़ता है, हमें भी पढ़ना पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है। ड्यू टू दिस हम अपने डेटा को अपलोड करते हैं। इन फ्यूचर हमारे माइंड को अपलोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिमाग डाला जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है। दिमाग के अंदर क्या डाला जाएगा? एक नया दिमाग डाला जाएगा। पिछले वाले दिमाग से काम यही करोगे, जगोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, दैट्स इट। लेकिन जो नया दिमाग अपलोड किया जाएगा ना, उससे आप सारे ऑफिशियल वर्क कर सकते हो इन फ्यूचर, नॉट टुमारो। ये नहीं कि अब सर ने पढ़ा दिया अब तो मेरा दिमाग अपलोड हो गया, कल तो हम पेपर दे ही लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। फ्यूचर की बात है, अभी तो पढ़ना पड़ेगा लेखपाल बनने के लिए। ठीक है। आ रही बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवेंथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सातवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है? जब हमारा दिमाग अपलोड कर दिया जा रहा है, हमारा दिमाग इतना पावरफुल हो गया है, माइंड अपलोडिंग सिस्टम जनरेट हो गई है, तो क्या क्या ऐसी विशेषताएं थे कि कंप्यूटर एक ह्यूमन के दिमाग से आगे जा चुका है। भाई इस चैप्टर में इतने सारे एग्जाम्पल है, मैं दूं तो आप परेशान हो जाओगे, कैसे ले जाओगे घर। इसीलिए मैं माइंड अपलोडिंग सिस्टम आपको बता रहा हूं, जब वो आ जाएगा तो और ज्यादा बताया जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस, मशीन कॉन्शसनेस। मशीनों में आत्म चेतना आ जाएगी। क्या आएगी? जब मशीन लर्निंग उस जनरेशन में पहुंच जाएगा तो मशीन भी चेतना फुल हो जाएंगी, चेतना जागृत हो जाएंगे, उनको भी अच्छा बुरा समझ में आ जाएगा। कहा जाता है ना मशीन के पास इमोशन नहीं आ सकता है, बट इट में बी हैपन। हो सकता है उस दौर में मशीन के पास भी आत्म चेतना आ जाए, मशीन को भी लगे मैं गलत कर रहा हूं क्या, मैं सही कर रहा हूं क्या, मुझे करना चाहिए या नहीं। मशीन को भी पाप पुण्य समझ में आने लगे तो डेंजरस हो जाएगा। उस समय इंसान कैसे बचेगा, क्या करेगा?
तो कह रहा सेल्फ अवेयरनेस, मशीन कॉन्शसनेस, मशीनों में भी आत्मचेतना जागृत हो सकती है। ठीक है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता, फ्रीडम मिल जाएगा मशीन को। ये नहीं कि मशीन का क्रिएटर इन्वेंटर जो है वही बैटरी चार्ज करेगा, बैकअप देगा तो वो अप्लाई वर्क करेगा, नेवर। मशीन खुद से अपनी आप को चार्ज कर लेगा, मशीन खुद ही उठेगा, अपना वर्क कर लेगा। जैसे आज हमको खाना बनाने के लिए किसी से पूछना ही नहीं पड़ता, अपने खुद बनाते हैं, खा लेते हैं, सेम मशीन अपना चार्जिंग पॉइंट खुद ही डेवलप करेगा। आ रही बात समझ में? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जब मशीन के पास इमोशन आ जाएगी तो इंसान के पास सबसे पावरफुल जो डेटा है दैट इज द इमोशन, और ये अगर आ गया मशीन के पास तो फिर खतरा यहीं से शुरू होता है। ठीक है। लर्निंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, मानो एक सीमा तक याद कर सकता है, मानो एक सीमा तक समझ सकता है, मशीन उस सीमा से आगे जा सकता है। आ रही बात समझ में? लर्निंग बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, मानव सीमा से परे सीखने की क्षमता मानव के पास नहीं होती, बट मशीन मानव सीमा से परे सीख सकता है। ठीक है। नो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, एक बात और समझ लीजिए, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन से सिक्स जनरेशन तक जो भी चीजें पढ़ा है उन सब में हमको क्या चाहिए भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। But in machine language, no programming language required. आ रही बात समझ में? किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन मशीन रिलेशनशिप, जब मशीन के पास इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो ह्यूमन की और मशीन की एक संबंध जनरेट हो जाएगा। अब समस्या यही है कि भाई मशीनों के साथ इंसानों की शादी ना होने लगे, फिर खतरा भयंकर हो जाएगा। ऐसा रिलेशनशिप नहीं, मतलब कि जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन जैसा मशीन वर्क करेगा। जैसा मशीन सोचेगा वैसा इंसान सोचेगा, जैसा इंसान सोचेगा वैसा मशीन सोचेगा। दोनों का रिलेशन, दोनों का माइंडसेट क्या हो जाएगा? जस्ट इक्वल। ठीक है। मशीन एज पार्टनर नॉट टूल, और मशीन क्या बन जाएगा? आपका पार्टनर। डू यू नो पार्टनर? पार्टनर बन जाएगा और वो सारी चीजें जानेगा। डू यू पार्टनर मतलब आप पार्टनर की समस्या जानते हो क्या? दिस इज द पार्ट ऑफ द केवाईसी, नो योर कस्टमर। वो आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर लेगा, मशीन। और ह्यूमन हो तो आप भी मशीन की डेटा को रीड कर सकते हो। ठीक है। सिम्बायोटिक इंटेलिजेंस, अब जब हम पहुंच जाएंगे 7th जनरेशन कंप्यूटर में तो मशीन वहां एक टूल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? समझिए, मशीन को वहां टूल नहीं बोला जाएगा। क्या नहीं बोला जाएगा? टूल नहीं बोला जाएगा, डिवाइस नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मशीन को? मशीन को वहां एक सहयोगी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सहयोगी, हेल्पर माना जाएगा। और वो कैसा? सहजीवी बुद्धिमत्ता, जैसे हम मानते हैं ना इंसान में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, जानवरों में जीव है। इन फ्यूचर हम ये भी मानेंगे मशीन में भी जीव है। आ रही बात समझ में? मशीन में भी क्या है? जीव है, मशीन की भी लाइफ है। जो हम आज के डेट में कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सपायरी डेट से। भाई आज कम मशीन मैन्युफैक्चर हुआ है सपोज दैट 2026 में, और वो 2030 में वो डेट हो जाता है, मतलब इसकी क्या है? 4 ईयर वर्किंग टाइम पीरियड है, इसी की यही लाइफ जर्नी है। बट ये नहीं रहने वाला इन फ्यूचर। मशीन की भी क्या रहेगी? मशीन की भी लाइफ रहेगी। उस समय मशीन भी अपने आप को रिकवर कर सकता है। जैसे आज रिपेयरिंग करके हम मशीन को बना सकते हैं, बना लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर मशीन अपने आप को खुद से बनाएगा। मशीन को किसी इंसान को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अपने आप सारा डेटा खुद ही करेगा।
ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, लेट अस सी पॉसिबल एप्लीकेशन। अगर ये सारी चीजें हो सकती है, मशीन वर्सेस ह्यूमन हो सकता है, मशीन वर्सेस ह्यूमन, तो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनसे ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। हाउ, इमोर्टल डिजिटल ह्यूमन माइंड, डिजिटल अमर मानव मस्तिष्क। जैसे इंसान मर जाता है और उसका दिमाग रहता है, कैसे, स्मृति बन के, मेमोरी बन के, याद करते हैं ना, ये था वो थे, ठीक। वैसे ही कंप्यूटर जब मशीन लर्निंग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, नेवर डाई, नहीं मरेगा। आप उस मशीन को भी याद करोगे, हाँ ये मशीन था, कितना अच्छा काम किया था। जैसे हम आज इंसानों की बात करते हैं, ये इंसान था, ये ऐसा काम किया है, हिस्ट्री में वो लिख दिए जाते हैं, वैसे मशीन की भी हिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है, कि ये मशीन आया था, अपनी पूरी जिंदगी में इतना संघर्ष किया, ठीक। परफेक्ट डिजीज प्रेडिक्शन एंड क्योर, मशीन को पहले होने वाली बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा। मशीन के अंदर भी बीमारी होगी, जैसे इंसानों के अंदर बीमारी होती है, सेम एज डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम डिजीज मशीन के अंदर भी होगी। अब ये चीजें हट जाएंगी कि डेटा हैक हो गया, वायरस आ गया, ये नथिंग, ये सभी उस समय जमाने में खत्म हो जाएंगी। अब वायरस अटैक करेगा कौन, इंसान के पास उतनी टेंडेंसी नहीं रहेगी, कैपेबिलिटी नहीं रहेगी मशीन से लड़ने की, वायरस कहाँ भेज पाएगा, ठीक है। परफेक्ट डिजीज प्रेडिक्शन एंड क्योर, वो मशीन ये पता लगा लेगा कि कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का कौन सा इलाज है, मशीन ये जान लेगा डायरेक्टली। कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ सिविलाइजेशन, इसकी एक सभ्यता जनरेट हो जाएगी। जैसे आज के डेट में हम अपने जमाने में पढ़ते हैं ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सभ्यता, वैसे ही कंप्यूटर की भी क्या आ जाएगी, एक सभ्यता आ जाएगी। हम कंप्यूटर की दुनिया में नहीं रहेंगे, इंसानों की दुनिया अलग, कंप्यूटर की दुनिया अलग, वो अपनी सभ्यता में रहेंगे। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन, अंतर तारकीय अन्वेषण, वो अपने आप से बात करेंगे, मशीन एक दूसरे से टॉक करेंगे। आज के डेट में हम फोन करते हैं, कहते हैं हेलो वेयर आर यू, उस समय मशीन भी फोन करेगा एक दूसरे को, बोलेगा वेयर आर यू, मशीन मशीन से बात करेगा। समस्या इस बात की है, ठीक है। लेकिन अगर ये समस्या है तो समस्या में, आपदा में अवसर भी होता है, लाभ भी है। क्या लाभ है देखेंगे, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहां इंसान का दिमाग फेल हो जाएगा ना, जो समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा, वहां ये समस्या का समाधान ला पाएगा। जब हमें लगेगा कि हमारे पास रिजल्ट नहीं है, नो एनी अदर आउटपुट, तो मशीन कहेगा आई हैव आउटपुट, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गया ना। फिर क्या है, सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे आज के डेट में एक इंसान मर जाए ना, दूसरे इंसान की बस की बात ही नहीं है उसको जिंदा कर दे, मरे हुए को, ठीक। बट मशीन के पास एक प्रॉब्लम है कि उस अनसॉल्व प्रोग्राम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कैपेसिटी रखेगा, जिंदा नहीं करेगा, उसकी लाइफ जर्नी को बढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे हमें प्रॉब्लम होती है, दवा खाते हैं, तो क्या ये सारे जो भी हम यूज करते हैं, ये लाइफ को सिक्योर ही कर लेते हैं। नो फिजिकल लिमिटेशंस, इसमें किसी भी तरह की फिजिकल लिमिटेशन नहीं होगी कि इतने समय तक ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे आज के डेट में हमारी टाइम बाउंडिंग होती है, हमको 24/7 आवर में भी हर एक काम को करना होता है, अदरवाइज वो क्या होंगे, लिमिट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मशीन के पास ऐसा टाइम बाउंडिंग कोई पार्ट नहीं रहने वाला। ये सभी क्या है, एक हाइपोथेटिकल डेटा है, कल्पना किया जा रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ना हो बट हो भी सकता है। दोनों बात लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, रिस्क क्या है अगर ऐसा हो जाए, जोखिम क्या है अगर ऐसा होता है, तो हमको कैसे बचना पड़ेगा, क्या चैलेंज होंगे, क्या चुनौतियां होंगी। लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल,
उस समय इंसान मशीन के साथ नहीं लड़ सकता है, हार जाएगा वो। लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। बाइक चलाते हो ना, बाइक 130 का स्पीड कर लो और फिर बाइक को रोक के दिखाओ, नहीं रोक पाओगे। लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाता है ना, फिर मशीन अपना कंट्रोल स्टार्ट करता है। ठीक है। इथिकल मोरल रिस्क, नैतिक खतरे हो जाएंगे। नैतिक खतरे मतलब संस्कार रहेंगे ही नहीं। इंसान इंसान में संस्कार पड़ता है, मशीन कोई संस्कार थोड़ी नहीं देने वाला है। संस्कार नैतिकता खत्म हो जाएंगी, हेल्पिंग नेचर खत्म हो जाएगा, सपोर्टिंग सिस्टम डेंजर में आ जाएंगी। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, और संस्कार ही नहीं खत्म आएंगी, मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। मानव की जिंदगी खतरे में आ जाएगी अगर मशीन ही मशीन हो जाए। जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, इस दौर को बोला जाता है कलयुग। क्या बोला जाता है? कलयुग। कल मतलब होता है टुल, और युग मतलब टाइम। तो ये जो टाइम है ना, ये टूल का है, डिवाइस का है, मशीन का है। कलयुग में मशीन ही आने वाले हैं, मशीन का दौर है ये युग जो है ना पूरा मशीन से ही लैस होने वाला इन फ्यूचर। ठीक है। ऐसा ना सोचे कि मैं डरवा रहा हूं, ये सच्चाई है। ठीक है। तो डर जिंदा रहे। तो हम फिर आपके साथ जल्द मिलते हैं। 8 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अभी 7 में ही आप डर गए हो, फिर 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है। डर अभी बरकरार रखिए। ठीक है। लेकिन मैं यही बात बोलूंगा, डरना मना है। जय हिंद।